Let's make news at 6. एयर इंडिया अपने केबिन क्रू से मोटे और ज़्यादा वजन वाले एम्प्लॉयज़ को हटाएगा। इसके लिए एयर इंडिया हेल्थ और फिटनेस नीति लागू करने की योजना बना रहा है। इसके तहत कम वजन, ज़्यादा वजन या मोटापे से ग्रस्त कर्मचारियों को नौकरी से हटाया जा सकता है या उनके वेतन में कटौती की जा सकती है। ये पॉलिसी केबिन क्रू सदस्यों के बॉडी मास इंडेक्स पर आधारित होगी। नीति के अनुसार 18 से कम बीएमआई रीडिंग को कम वजन माना जाएगा। शेयर बाजार में पिछले सप्ताह उतार चढ़ाव के बीच टॉप 10 कंपनियों में से 5 कुल मार्केट कैप 1.02 लाख करोड़ रुपए घट गया। सबसे ज्यादा मार एचडीएफसी बैंक पर पड़ी, जिसकी वैल्यू 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कम हो गई। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस, टीसीएस और आईसीआईसीआई बैंक को भी भारी गिरावट का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ गिरते बाजार में भी रिलायंस इंडस्ट्री और भारती एयरटेल ने मजबूती दिखाई और उनकी मार्केट वैल्यू में अच्छा उछाल देखने को मिला, जबकि एसबीआई, एलआईसी और इंफोसिस भी फायदे में रहे। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी लगभग सपाट बंद हुए, लेकिन हफ्ते के आखिरी दिनों में तेज उतार चढ़ाव ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का दबाव और वैश्विक अनिश्चितता के चलते फिलहाल निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं। बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि अगले 4 महीनों में देश में घरेलू कार्बन बाजार में औपचारिक ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। इस नई व्यवस्था के तहत कंपनियों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके बाद जिन कंपनियों के पास अतिरिक्त कार्बन क्रेडिट होंगे वे उन्हें बेच सकेंगी, जबकि जिनके पास कमी होगी वे खरीद कर अपने एमिशन टारगेट पूरे करेंगी। सरकार ने 2026 से 490 संस्थाओं के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लक्ष्य तय किए हैं। भारत ने पेरिस समझौते के तहत 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। खट्टर ने बताया कि पैट योजना के जरिए अब तक करीब 11 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी लाई जा चुकी है और देश में 20 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है। आईएल एंड एफएस ग्रुप को एनसीएलएटी से बड़ी राहत मिली है। समूह की करीब 50 आर्थिक रूप से कमजोर कंपनियों को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर खर्च से छूट दे दी गई है। दरअसल ये कंपनियां रेड एंड एम्बर कैटेगरी में आती हैं और भारी कर्ज के बोझ से जूझ रही हैं। कर्ज पर ब्याज जोड़ना बंद करने के कारण इनके खातों में कागजी मुनाफा दिख रहा था, जिससे ये कंपनियां कानून के तहत सीएसआर खर्च करने के लिए बाध्य हो रही थीं। इस स्थिति को देखते हुए आईएल एंड एफएस ने एनसीएलएटी से राहत की मांग की थी। ट्रिब्यूनल ने कंपनी अधिनियम की धाराओं के तहत अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ये फैसला लिया। अगर मौजूदा आर्थिक रफ्तार बरकरार रही तो 2047 तक भारत एक समृद्ध और उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बन सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 वर्षों में भारत से औसत 7% से अधिक की विकास दर हासिल की है और यही गति जारी रहने पर प्रति व्यक्ति आय $15,000 के पार जा सकती है। भारत की युवा आबादी, जिसकी औसत उम्र करीब 28 साल है, आने वाले वर्षों में श्रम शक्ति और खपत दोनों को बढ़ाएगी। साथ ही बुनियादी ढांचे में तेजी से निवेश, वैश्विक कंपनियों का भारत की ओर रुख और मजबूत डिजिटल सिस्टम भी देश की आर्थिक प्रगति को गति दे रहे हैं। मेघालय की राजधानी शिलोंग में किसान बाजार ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दी है। डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज की पार्किंग में किसानों को स्ट्रॉबेरी, केला, तिल और जैविक सब्जियां सीधे बिक्री करने का मौका मिल गया है, जिससे उन्हें बेहतर दाम मिलने लगे हैं। मेघालय सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एग्री मार्केटिंग सिस्टम के तहत चल रहे इस मासिक बाजार में सोमोई ऐप के जरिए ऑर्डर बढ़े, जबकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिलाएं और ग्रामीण उत्पादक पहली बार सीधे शहर के ग्राहकों तक पहुंचे हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह मॉडल मेघालय की फार्म टू मार्केट चेन को मजबूत कर रहा है। नागालैंड के तोबू क्षेत्र में कोन्याक यूनियन गैर कानूनी तरीके से वसूले जा रहे टैक्स पर रोक लगा दी है। यूनियन ने यह फैसला सभी गांव परिषदों और नागरिक संगठनों के साथ बैठक कर सर्वसम्मति से लिया। अब किसी भी पार्टी, संगठन या व्यक्ति को विकास कार्यों, ठेकेदारों, दुकानों या व्यावसायिक वाहनों पर कोई भी गैर कानूनी टैक्स नहीं लेने दिया जाएगा। इस समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा।